हर दिन, हर मौसम, हर कालांतर में महिलाओं का सशक्तिकरण एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा हुआ है। गौरतलब यह है कि यह विकसित देशों के बजाय हमारे लिए अत्यधिक चिंता का विषय है, क्योंकि देश की आधी आबादी यदि अशक्त है, तो हम सुदृढ़ एवं सशक्त राष्ट्र की संज्ञा अपने देश को नहीं दे सकते। ज़रूरत है आधी आबादी को सशक्त करने की, ताकि हम अपने राष्ट्र के विकसित राष्ट्र बनने के सपने को पूरा कर सकें। विभिन्न आयामों के माध्यम से इसकी प्रासंगिकता को समझें तो सामाजिक आयामों से शुरू करते हुए पारिवारिक स्थिति की ओर गौर करें तो हम पाते हैं कि लैंगिक विभेद के चलते बालिकाओं को शिक्षा का समुचित अवसर प्राप्त नहीं होता है। परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में बालकों को प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता, जिसके कारण उनकी गुणवत्ता का ह्रास होता है। जैसे कई घोड़ों के बीच रेस लगाकर हम बेहतर घोड़े का चयन करते हैं। यदि हम रेस न लगवाएं तो हो सकता है कि हमें खराब घोड़े से ही काम चलाना पड़े। वैसे ही यहाँ पर भी समझने की ज़रूरत है कि बालकों और बालिकाओं के बीच प्रतिस्पर्धा कराकर बालकों की गुणवत्ता में ही निखार ला रहे हैं। इससे क्या होगा कि बालकों के साथ बालिकाओं को भी शिक्षा का उचित अवसर प्रदान होगा, जिससे हमारा परिवार सशक्त होकर समाज को, और समाज गांव को, और गांव एक राज्य को, और राज्य पूरे देश को सशक्त करेगा। और सशक्तिकरण की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। आर्थिक आयामों पर गौर करें तो अधिकांश महिलाएं गैर उत्पादक कार्यों में संलग्न रहती हैं। अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका लगभग नगण्य के बराबर होती है। सशक्तिकरण की इस मुहिम से यदि इस आधी आबादी को सशक्त कर उत्पादक कार्यों में संलग्न कर लेते हैं तो सक्रिय रूप से इनकी अर्थव्यवस्था में भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस कारण हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा। फलस्वरूप हमें दूसरे देश के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक निर्धन को धनवान के सामने झुकना पड़ता है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि बेरोजगारी यदि बीमारी है तो इसका इलाज महिलाओं के सशक्तिकरण में निहित है, जो कि इस सदी की मांग है और ज़रूरत भी। आशा करता हूँ कि सशक्तिकरण के कुछ पहलुओं के माध्यम से मैं अपने विचारों को आपके समक्ष ला सका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ।